आपने अभी जो कुछ भी पहना हुआ है, चाहे वो शर्ट हो, टी शर्ट हो, जीन्स, ट्राउजर, ट्रैक, कुछ भी हो सकता है उसको बांग्लादेश ने बनाया हो। दोस्तों, बांग्लादेश आज से सिर्फ 52 साल पहले ही बना था और जब ये देश बना था तो वहां पे पॉवर्टी का रेट था लगभग 80%। और आज से कुछ सालों पहले की बात करें तो वहां किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, आज वही बांग्लादेश एशिया का सबसे बड़ा क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक है। आज के टाइम पूरी दुनिया का 60% रेडीमेड गारमेंट खुद अकेला बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है। सो दोस्तों, बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया या फिर वहां पे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक बन गया है, जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ बांग्लादेश बिकम रिच। दोस्तों, बांग्लादेश की सक्सेस को जानने से पहले बांग्लादेश के स्ट्रगल को समझना बहुत जरूरी है और ये समझने के लिए हमें बांग्लादेश की हिस्ट्री को भी समझना होगा। दोस्तों, अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो आज का बांग्लादेश पहले ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था और उस टाइम बंगाल में वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल हुआ करता था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद में ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया और फिर उसका नाम चेंज करके रख दिया गया ईस्ट पाकिस्तान। चलिए अब ये बात करते हैं कि आखिर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना कैसे। देखिए, तकरीबन 200 साल तक भारत पे राज करने के बाद में जब ब्रिटिशर्स ने भारतीय लोगों का अपने देश के प्रति बलिदान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ता गुस्सा देखा तो वो समझ गए कि अब भारत छोड़ने का समय आ गया है। लेकिन इसी बीच अचानक से कुछ लोग जो भारत छोड़ो का नारा लगा रहे थे, अब वो देश का बंटवारा करो ये नारा लगाने लगे। तब माउंटबेटन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आखिरी वॉइसरॉय थे यानी कि सूबेदार थे, उन्होंने इस बंटवारे की जिम्मेदारी इंग्लैंड के एक एडवोकेट सिरिल रेडक्लिफ को दे दी। फिर उन्होंने 5 हफ्तों के बाद में अपना काम पूरा किया और भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। अब दोस्तों, ये मैप देखने के बाद में आप में से काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि पाकिस्तान को 2 अलग अलग हिस्सों में क्यों बांट दिया गया, पूरा एक ही साइड पाकिस्तान को दे सकते थे। तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि आजादी के वक्त बंगाल पार्टीशन नहीं चाहता था, लेकिन ईस्ट बंगाल के लोग चाहते थे कि अगर पार्टीशन होगा तो हमें पाकिस्तान में शामिल होना है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में काफी ज्यादा मात्रा में बंगाली मुस्लिम रहा करते थे। अब दोस्तों, पार्टीशन के दौरान रेडक्लिफ ने बंगाल के भी 2 हिस्से कर दिए। वेस्ट बंगाल भारत में आ गया और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया। ऐसे ही कुछ पंजाब स्टेट के साथ भी हुआ, वहां भी पंजाब के 2 हिस्से कर दिए गए और आधा पंजाब भारत में आ गया और आधा पाकिस्तान में चला गया। दोस्तों, बंटवारे के बाद में वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को कभी भी अपना माना ही नहीं। उनका कहना था कि ईस्ट पाकिस्तान पर हिंदुओं का असर है। वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को हमेशा ही हीन समझते थे और उन लोगों को कमजोर बोलते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था भाषा को लेकर, मतलब उनकी लैंग्वेज को लेकर। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की मांग थी कि जैसे उर्दू भाषा को पाकिस्तान में इतना सम्मान दिया जाता है, उतना ही सम्मान उनकी बंगाली भाषा को भी दिया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज से कोई भी मतलब नहीं था। इस बात का पता यहीं से चलता था कि पाकिस्तान के जो फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो जब ढाका के दौरे पे गए थे तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को साफ साफ कह दिया था कि सिर्फ उर्दू ही पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा होने वाली है, जिससे ईस्ट पाकिस्तानियों की भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान की सरकार को जो रेवेन्यू आता था उसमें से लगभग 60% ईस्ट पाकिस्तान से आता था और 40% वेस्ट पाकिस्तान से आता था। लेकिन इस पैसे को ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के लिए खर्चा किया जाता था। और मैं आपको बता दूं, 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई, उस समय भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ईस्ट पाकिस्तान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 1965 की जंग के समय पाकिस्तान का प्लान सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को अपने कंट्रोल में लेना था, फिर चाहे इंडिया उनके ईस्ट पाकिस्तान पे कब्जा ही क्यों ना कर ले। तो इन सब चीजों को देखकर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा भड़कने लगा और वो लोग समझ गए कि पाकिस्तान का हिस्सा बनके उनका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और फाइनली 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली और ये ऐलान कर दिया कि अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमें अपना अलग देश बनाना है। उसके बाद में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया उन सभी के खिलाफ जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे और इस ऑपरेशन में लगभग 30 लाख से भी ज्यादा लोगों को मार दिया गया। और दोस्तों, जब ये खबर भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पास पहुंची तो उन्होंने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने का ऑर्डर दे दिया। दोस्तों, वैसे तो इस युद्ध की कहानी बहुत बड़ी है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवा के युद्ध जीत लिया। फिर ईस्ट पाकिस्तान को एक नया देश बना दिया गया जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। चलिए दोस्तों, अब जरा नजर डालते हैं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पे भी। देखिए, 1971 में आजादी के बाद में यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग, इस पार्टी ने आजादी के लिए बहुत कुछ किया था और उसके प्रेसिडेंट थे शेख मुजीबुर रहमान। इस पार्टी ने आते ही बांग्लादेश की 700 कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया और सब इंपॉर्टेंट पोजीशन पे अपने पार्टी के लोगों को बिठा दिया। और दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान की ये सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब जरा आप खुद ही सोच के देखिए, किसी बिजनेस या इंडस्ट्री पे कोई ऐसा इंसान कंट्रोल कर रहा है जिसे ना तो उस फील्ड का कोई नॉलेज है और ना ही
एक्सपीरियंस है, तो ऐसी सिचुएशन में लॉस होना तो लाजमी सी बात है। सो दोस्तों, इस गलती की वजह से बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो गई और फिर 1974 में बांग्लादेश में बाढ़ आ गई, जिससे इनकी इकोनॉमी की कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। सिचुएशन ये थी कि वहां पे ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही कोई काम था। अब इन सब की वजह से वहां पे इन्फ्लेशन का जो रेट था वो लगभग 400% तक बढ़ गया था। वैसे दोस्तों, इन्फ्लेशन का रेट अगर 2% से लेकर 6% तक बढ़े तो उसको हेल्दी इकोनॉमी माना जाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 400% तक बढ़ गया, मतलब इनकी सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब थी। बांग्लादेश के लोग अपनी इस हालत का जिम्मेदार शेख मुजिबुर रहमान को मानते थे, इसलिए बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और वहां के लोग मांग करने लगे कि शेख मुजिबुर रहमान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर बांग्लादेश के लगभग 20 मिलिट्री ऑफिसर्स ने मिलकर एक प्लान बनाया कि देश को बचाना है तो शेख मुजिबुर रहमान को हटाना ही पड़ेगा, और उन्होंने डिसाइड किया कि शेख मुजिबुर रहमान से इस्तीफा मांगेंगे, अगर इस्तीफा नहीं दिया तो उसे मार देंगे। और जब शेख मुजिबुर रहमान ने इस्तीफा नहीं दिया तो इन 20 लोगों ने मिलकर 15 अगस्त 1975 को शेख मुजिबुर रहमान को उसके पूरे परिवार के साथ ही मार दिया। लेकिन फिर भी उनकी 2 बेटियां बच गई थी जो उस वक्त जर्मनी में पढ़ाई कर रही थी, जिनका नाम था शेख हसीना और शेख रेहाना। वैसे दोस्तों, शेख हसीना इस वक्त बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी है। तो दोस्तों, अब तक आपने बांग्लादेश की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं ग्रोथ के बारे में कि आखिर कैसे बांग्लादेश इतनी खराब इकोनॉमिकल कंडीशन होने के बाद भी आज एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की ग्रोथ के पीछे 4 सबसे मेन रीजन है। सबसे पहला है आरएमजी इंडस्ट्री, यानी कि रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो इंडस्ट्री है वो हर साल लगभग 35% से ग्रो कर रही है और जो बांग्लादेश की जीडीपी है उसमें 80% यही कंट्रीब्यूट करती है। आरएमजी इंडस्ट्री के थ्रू बांग्लादेश आज पूरी दुनिया का 60% रेडीमेड गारमेंट खुद अकेला ही प्रोड्यूस करता है, जिसमें आते हैं शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, ट्रैक वगैरह वगैरह। और दोस्तों, जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने 700 से ज्यादा कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया था और सही मैनेजमेंट ना होने के कारण पूरी इंडस्ट्री लॉस में चल रही थी, तब बांग्लादेश के एक ब्यूरोक्रेट सामने आए जिनका नाम था नरुल कादर खान। दोस्तों, ये वही इंसान थे जिन्होंने समय से पहले ये समझ लिया था कि आने वाले टाइम में रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री ही बांग्लादेश में बदलाव ला सकती है। और अपने इसी सपने के चलते नरुल कादर खान ने 1978 में बांग्लादेश से 130 लोगों को साउथ कोरिया भेजा ताकि वो रेडीमेड गारमेंट की टेक्निक को सीख सके। फिर 6 महीने बाद जब वो वापस आए तो उनमें से कुछ लोगों ने अपना खुद का रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू किया। और मैं आपको बता दूं, 1982 में नरुल कादर खान ने भी एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा देश गारमेंट, और फिर ये कंपनी रेडीमेड गारमेंट को बांग्लादेश के बाहर एक्सपोर्ट करने लगी। दोस्तों, 1980 में बांग्लादेश सिर्फ $3.8 मिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था। वहीं 2007 आते आते ये नंबर $10.6 बिलियन तक पहुंच गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इस इंडस्ट्री ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को इतना ज्यादा बूस्ट किया, और ये सब मुमकिन हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के आम लोगों के कारण। क्योंकि दोस्तों, किसी भी देश की गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा सकती, वहां के लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसा कि बांग्लादेश के लोगों ने भी किया। और एक और बेनिफिट इस इंडस्ट्री को इसलिए भी मिला क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही कम पैसे में काम करते हैं। अब दोस्तों, अगर आप में से किसी के मन में ये डाउट आ रहा है कि बांग्लादेश इतना माल बनाकर एक्सपोर्ट कहां करता है और वो कौन से देश है जहां पे इनका रेडीमेड गारमेंट खरीदा जाता है, सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनका माल सबसे ज्यादा बिकता है यूएसए में और उसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज में। ये बांग्लादेश का लगभग 80% रेडीमेड गारमेंट खरीदते हैं। अब बांग्लादेश का विजन ये है कि आरएमजी इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट 2025 तक लगभग $100 बिलियन तक ले जाना है। वैसे ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ये टारगेट टच करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे रीजन के बारे में, और वो है फॉरेन वर्कर्स। देखिए दोस्तों, दुनिया भर में सबसे सस्ते लेबर सिर्फ बांग्लादेश में ही मिलते हैं, और जब भी किसी कंट्री को लेबर रिलेटेड काम करवाना होता है तो वो सबसे पहले बांग्लादेश की तरफ ही देखते हैं। बांग्लादेश के लोग गल्फ कंट्रीज जैसे कि दुबई, कुवैत, ओमान, ये सब जगह पे जाके काम करना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज का जो पैसा है वो बांग्लादेश में आके बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दुबई का 1 दिरहम बांग्लादेश का 25 से 30 बांग्लादेशी टका है। तो दोस्तों, जब बांग्लादेश के लोग बाहर के देशों में रह के काम करने लगे और जो फॉरेन करेंसी थी उसको अपने देश में भेजने लगे, तो उसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश का जो फॉरेन रिजर्व था वो तेजी से बढ़ने लग गया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो पैसा फॉरेन कंट्रीज से आता है, ये बांग्लादेश की जीडीपी में लगभग 6% तक कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा है एनजीओ। दोस्तों, एनजीओ ने भी बांग्लादेश की ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज बांग्लादेश में टोटल 26,000 से ज्यादा एनजीओ रजिस्टर्ड है। इन एनजीओ में से सबसे बड़ा एनजीओ है ब्राक। इस एनजीओ की शुरुआत 1972 में फजले हसन अबेद ने ढाका में की थी। और मैं आपको बता दूं, इस एनजीओ ने बांग्लादेश में बहुत सारे स्कूल, मेडिकल कैंप्स, घर, हॉस्पिटल और बहुत सारी चीजें बनाई है। तो दोस्तों, ऐसे काफी सारे एनजीओ बांग्लादेश में हैं और इन्होंने बांग्लादेश की गरीबी को हटाने में बहुत ज्यादा मदद की है। इसके अलावा ग्रामीण बैंक ने भी बांग्लादेश की गरीबी को दूर करने में बहुत ही साथ निभाया। देखिए, ग्रामीण बैंक की नींव साल 1983 में मोहम्मद यूनुस ने रखी थी। दोस्तों, ग्रामीण बैंक लोगों को माइक्रो फाइनेंस यानी कि छोटे छोटे लोन देती है, जिससे लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये लोन बांग्लादेश के लोग 5 लोगों की टीम बनाकर ले सकते हैं और उसके बाद में अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करके पैसे कमा सकते हैं। चौथा
चौथा रीजन, दो पॉलिसीज। देखिए इन पॉलिसीज ने बांग्लादेश की इकोनॉमिक हिस्ट्री को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। अब बात कर लेते हैं इन दोनों पॉलिसीज के बारे में। सबसे पहली पॉलिसी थी लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए दोस्तों, जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये देखा कि वहां पे पड़ी हुई बंद इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को वापस से स्टार्ट करने के लिए फॉरेन कंट्रीज से एडवांस मशीन मंगवानी पड़ेगी, तब उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। और वो प्रॉब्लम ये थी कि फॉरेन कंट्रीज के सेलर उनको डायरेक्ट मशीन नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको ये डर था कि मशीन बांग्लादेश भेजने के बाद में पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और बांग्लादेश को भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। अगर पहले पैसे दे दिए उसके बाद में मशीन नहीं मिली तो वो कहां जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन बनकर आया लेटर ऑफ क्रेडिट। अब दोस्तों ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इस वीडियो को देखने वाले काफी सारे लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं। मान लीजिए बांग्लादेश के किसी बायर को $1 लाख की मशीन यूएसए के किसी सेलर से खरीदनी है। तो सबसे पहले बायर अपने बैंक को रिक्वेस्ट करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। फिर बायर का बैंक, जिसे हम ओपनिंग बैंक भी कह सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा और आगे एडवाइजिंग बैंक को भेज देगा। अब ये जो एडवाइजिंग बैंक है वो बायर की ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, जैसे नेम क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का वेट क्या है, वगैरह वगैरह। और ये सब कुछ चेक करने के बाद में एडवाइजिंग बैंक ये लेटर सेलर के पास भेज देगा, जिससे सेलर को ये पक्का हो जाएगा कि मशीन लेने वाला एक जेन्युइन पर्सन है। उसके बाद में सेलर मशीन को बांग्लादेश में भेज देगा। मशीन भेजने के बाद में सेलर को बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई अपने देश से बाहर के देश में एक्सपोर्ट करता है तो उसे बिल ऑफ लेडिंग मिलता है। और अब सेलर ये बिल ऑफ लेडिंग लेकर निगोशिएटिंग बैंक में जाएगा। ये निगोशिएटिंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक दोनों सेम भी हो सकते हैं। फिर वो निगोशिएटिंग बैंक सेलर के सारे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, इंक्लूडिंग बिल ऑफ लेडिंग, जिससे ये पता चल जाएगा कि जो मशीन बांग्लादेश भेजी गई है वो सही है या फिर नहीं। जब इस निगोशिएटिंग बैंक को सब डॉक्यूमेंट एक्यूरेट लगते हैं, तब ये बैंक सेलर को लेटर ऑफ क्रेडिट के अकॉर्डिंग पेमेंट कर देती है। फिर ये एडवाइजिंग बैंक के सारे डॉक्यूमेंट ओपनिंग बैंक में भेज दिए जाते हैं और पेमेंट की डिमांड की जाती है। और फिर ओपनिंग बैंक सभी डॉक्यूमेंट्स बायर को भेजता है और फिर पूछता है कि जो प्रोडक्ट उसने मंगाया था वो उसे एज इट इज मिला है या नहीं मिला है। एक बार बायर ने अपना अप्रूवल दे दिया तो फिर ओपनिंग बैंक मशीन के पेमेंट की डिमांड करता है और जैसे ही बायर पेमेंट कर देता है, ओपनिंग बैंक वो पेमेंट एडवाइजिंग बैंक को दे देता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो इस चीज का बांग्लादेश के जो बिजनेसमैन थे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। दूसरी पॉलिसी है ड्यूटी ड्रॉबैक सिस्टम। देखिए ये पॉलिसी लाने से बांग्लादेश के जो बिजनेसमैन थे उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ। अब फायदा कैसे हुआ, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बांग्लादेश के बिजनेसमैन जो भी रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते थे तो उनके ऊपर उनको जो भी टैक्स पे करना पड़ता था वो उन्हें वापस कर दिया जाता था। लेकिन इस पॉलिसी का फायदा सिर्फ वही लोग उठा पाते थे जो लोग बाहर से रॉ मटेरियल मंगाकर बांग्लादेश में उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कोई प्रोडक्ट बनाकर फिर से बाहर के देश में एक्सपोर्ट करें। तो जो भी बिजनेसमैन ऐसा करते थे उनको उनका टैक्स वापस मिल जाता था। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट पूरा 100% टैक्स वापस कर देती है, वो मैक्सिमम 98% ही टैक्स वापस करती है। अब दोस्तों इससे बांग्लादेश को दो फायदे हुए। सबसे पहला टैक्स रिडक्शन, जिससे वहां के जो बिजनेसमैन थे उनको अपने बिजनेस को बढ़ाने में काफी ज्यादा आसानी होने लग गई। दूसरा, बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट था वो काफी ज्यादा बढ़ गया।